गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए टेंस के चैप्टर को आगे बढ़ाया जाए। आज टेंस के अंतर्गत 51वां दिन है, 51st डे। पास्ट कंटिन्यूअस तक डन हो चुका है, वीडियो भी पब्लिश हो चुकी है। आशा करता हूँ मेरे स्टूडेंट उतना अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके होंगे और उम्मीद कर रहे होंगे कि अगला वीडियो आए, अगला क्लास चले तो आ गया। देखिए फ्यूचर टेंस बड़ा खास टेंस है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। सभी लोग पढ़ाते हैं, लगता है कि बहुत इजी है, लेकिन इसके अंतर्गत बहुत बारीकियां हैं। उन बारीकियों को आज क्लियर मैं कर देता हूं। पहले भी करता आया हूं, फ्यूचर टेंस पढ़ाया था तब भी, फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ाया था तब भी, और आज है फ्यूचर क्या जी कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस को समझ लिए तो बाकी कुछ नहीं। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस की हम चर्चा करते हैं। फ्यूचर टेंस पार्ट 51, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ लिखा गया है इन हिंदी। सबसे पहले आप हिंदी स्ट्रक्चर को आप समझो। आप बोलते तो हो, लेकिन कभी ध्यान नहीं जाता है कि जो स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं उसका मतलब क्या है, उसका समय क्या है, उस स्टेटमेंट का किस समय से संबंध है। तो फ्यूचर टेंस में टाइम का बहुत ही महत्व है, ठीक है ना। टेंस आपका फ्यूचर तो जरूर है, लेकिन टाइम पास्ट भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर टेंस है तो सदैव टाइम फ्यूचर ही होगा। इसको आज इस क्लास में मैं बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूं। तो स्ट्रक्चर आप देखें, इसी से क्लियर होगा। क्या भाई, पहला स्ट्रक्चर कर्ता प्लस अनुशब्द प्लस धातु प्लस रहा रही रहे, जैसा कि मेरा अपना पैटर्न है पढ़ाने का, अपना तरीका। आगे लिखा है होगा, होगी, होंगे, एक स्ट्रक्चर। सेकेंड में देखिए कर्ता प्लस अन्य शब्द प्लस धातु प्लस आ ई ए। यहां रिमार्क कर लीजिए आप, आ ई ए, ठीक ना, विशेष है। फिर क्या आ रहा है, अब जब आ ई ए आ रहा है तो रहा रही रहे नहीं आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। रहा रही के स्थान पर आ ई ए आ रहा है। बढ़िया से समझिए, बहुत प्यार से आराम से पढ़ा रहा हूं, ठीक। इस वीडियो को एक बार में नहीं समझ में आता है तो थोड़ा सा उसको रिवाइंड कर लीजिएगा, वीडियो को रिवाइंड और दिमाग को रिमाइंड। अब अंतर समझ रहे होंगे। यहां पर सेम है, अंतर क्या है, अंतर सिर्फ इसका है, ठीक, हिंदी में। परंतु इंग्लिश में कोई अंतर नहीं आएगा, इंग्लिश में कोई अंतर नहीं होगा। इसका मतलब इंग्लिश में दिए गए सेंटेंस का दो ट्रांसलेशन हो सकता है। यह निर्भर करेगा वर्ब क्रिया मेन वर्ब के स्थान पर किस क्रिया का प्रयोग हुआ है। यानी मेन वर्ब क्या है। अब थोड़ा इसके बाद हम इंग्लिश पर आ जाते हैं। इंग्लिश में पहले एक ही स्ट्रक्चर दिया है, सब्जेक्ट प्लस सैड आर्टिकल दे दिया है, उसके बाद बी, उसके बाद आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स। तो जैसा कि पहले से मैं पढ़ाता आया हूं
फ्यूचर टेंस में बता चुका हूँ, फ्यूचर इंडेफिनिट में बता चुका हूँ। आगे फिर यहाँ मैं बताऊंगा आपको, चिंता मत करिए। आई बी के साथ शैल का प्रयोग कहाँ होता है? ऑर्डिनरी सेंटेंस। और जब सेंटेंस उल्टा हो जाएगा, यानी इंफैटिक हो जाएगा, दृढ़ता प्रदान करेगा, तो आई बी के साथ विल का प्रयोग हो जाएगा। इसी तरह अगर सेंटेंस ऑर्डिनरी है तो से सभी करता, ARS मैंने कोड दिया था, ARS का कोड दिया था, जो मेरे स्टूडेंट हैं वो समझ रहे होंगे। और मैं तो मेरे स्टूडेंट के लिए पढ़ाता, बाहरी के लिए नहीं पढ़ाता। कान खोल के सुन लीजिए, आपको बुरा लगेगा तो अभी बंद करके जाइए, बंद कर दीजिए वीडियो, ठीक ना। मैं मेरे स्टूडेंट को, यानी क्लिक कर दिए हो, अगर मेरा स्टूडेंट बनते हो और पढ़ते हो, तो इंग्लिश में कोई ऐसी चीज नहीं कि जो एक बार में न समझ पाए, ये मेरा दावा है। लेकिन बीच से खोलते हो तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, तो कहो कैसा पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। तो अगर आप सीक्वेंस से पढ़ते हैं तो सब कुछ आएगा, ठीक। ऑफलाइन का सिस्टम है मेरा पढ़ाने का, ऑफलाइन में जैसे मैं पढ़ाता हूँ। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर सब्जेक्ट के स्थान पर ARS का प्रयोग होगा, यानी अन्य किसी कर्ता का, यानी अर्थात आई बी को छोड़कर, तो ऑर्डिनरी सेंटेंस में विल का प्रयोग होता है। इंपैरेटिव में किसका हो जाता है? शैल का प्रयोग, उल्टा हो जाता है। ओके, अब इस स्ट्रक्चर में ध्यान दीजिएगा, यहां पर शैल और विल में से कोई एक आएगा और बी का प्रयोग होगा, फिर मेन वर्ब ING का होगा। शैल और विल में से कोई एक, यानी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, देखिए हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट, फिर बी क्या है? इज एंड आर का बेयर इन्फिनिटिव है, क्रिया के सूत्र पढ़ चुके हैं। अब बेयर इन्फिनिटिव बी का प्रयोग यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है, तो पहला हेल्पिंग वर्ब ये कहा जाएगा और यह दूसरा कहा जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट, हेल्पिंग वर्ब सेकेंड, ठीक ना। आज मैं इस पर खूब टाइम दूंगा, इसको आप भी टाइम दीजिएगा। इसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कुछ नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान ये देना है कि जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे, देखो ये फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर चाहे शैल का प्रयोग करो या विल का प्रयोग करो। उसके बाद ये सेकेंड है हेल्पिंग वर्ब, देखो टू लिखा है। जब भी निगेटिव पढ़ाओगे तो नॉट का प्रयोग यहीं पर होगा, यानी शैल विल में से किसी एक का प्रयोग करेंगे आप, उसके बाद यहाँ नॉट का प्रयोग कर दें, कभी भी नॉट यहाँ नहीं लगेगा। और इसके साथ साथ पूरे इंग्लिश लैंग्वेज की मैं बात कर देता हूँ, किसी भी वाक्य में अगर एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, ये बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है, एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का प्रयोग होता है, ठीक है ना। नॉट का प्रयोग कहाँ करोगे आप? फर्स्ट के बाद करोगे, कभी सेकेंड के बाद नहीं करोगे। तो फ्यूचर टेंस ऐसा है कि फ्यूचर टेंस का जिसको काइंड है, कंटिन्यूअस में 2 हो रहा है, परफेक्ट में कितना हो जाएगा? परफेक्ट में कितना हो जाएगा? वहाँ भी 2 होगा, विल है, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड फॉर्म, और पर फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहा हूँ। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में कितना हो जाएगा? 3 हेल्पिंग वर्ब जाएंगे, एक शैल विल में से कोई एक, फिर है, फिर बीन, फिर वर्ब का ING फॉर्म, समझ गए ना। तो सबसे ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब्स की संख्या किसमें होती है? फ्यूचर टेंस में ही होती है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, 3 हेल्पिंग वर्ब्स आ जाते हैं। तो ये नॉट लगाने का तरीका बता दिया। अब जब तुम इंट्रोगेटिव बनाओगे तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब ही बाहर जाएगा, फ्रंट पर आएगा, ऐसा टाइप बनेगा, ठीक। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाओगे तो नॉट तो ऑलरेडी यहाँ रहेगा ही, ये बाहर हो जाएगा, तो सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भी,
तो यहीं पर थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूं, आगे तो पढ़ाना ही है, ठीक है ना। अब चलिए रही बात अदर वर्ड्स की, अदर वर्ड्स की चर्चा मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। अदर वर्ड्स के स्थान पर ऑब्जेक्ट अथवा कंप्लीमेंट अथवा दोनों का प्रयोग हो सकता है। तो एक तरह से ये रिवीजन हो गया आपका। अब इन दोनों वाक्यों हिंदी के इनका स्ट्रक्चर देखिए, इन दोनों स्ट्रक्चर का संबंध पास्ट टाइम्स होता है। आप सेंटेंस बोलते हो, आपके मुंह से सेंटेंस निकलता है, लेकिन कभी आपका दिमाग नहीं जाता है कि मैं बोल क्या रहा हूं, इसका संबंध किस टाइम से। तो आज से सोचना है कि ये जो मैं बोल रहा हूं इसका टाइम क्या है। देखो स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड स्ट्रक्चर सेकेंड यहां हिंट दिया है। डिनोट प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रबल संभावना, मतलब अधिक संभावना। इसका मतलब अधिक संभावना, प्रोबेबिलिटी का मतलब अधिक संभावना। प्रोबेबिलिटी में एक मोर प्रोबेबिलिटी होती है, एक लेस प्रोबेबिलिटी होती है, ध्यान देना, ठीक ना। तो इस वाक्य में शैल विल द्वारा लेस और मोर दोनों को व्यक्त किया जाता है। तो मोर प्रोबेबिलिटी यानी प्रबल संभावना, लेस प्रोबेबिलिटी अर्थात क्षीण संभावना। मॉडल के चित्र में पढ़ा दिया हूं, ठीक है ना। तो विल शैल दोनों द्वारा दोनों प्रकार की प्रोबेबिलिटी यानी प्रबल और क्षीण यानी कमजोर दोनों को व्यक्त किया जाता है। तो सिंपली आप केवल प्रोबेबिलिटी कहेंगे। प्रोबेबिलिटी का मतलब संभावना नहीं होता है, अधिक संभावना होता है, जबकि पॉसिबिलिटी का अर्थ होता है संभावना। और पॉसिबिलिटी जो है मोर लेस प्रोबेबिलिटी यानी बहुत कम संभावना के बराबर होती है। तो किसी वाक्य में अगर आप पॉसिबिलिटी शब्द का प्रयोग करते हो, इसका मतलब कि उस कार्य के होने या न होने की संभावना न के बराबर होती है। होने की है तो भी बहुत कम, न होने की है तो भी बहुत कम। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी वर्ड का प्रयोग करते हो तो वहां पर अधिक संभावना हो जाती है। तो शैल और विल द्वारा जब भी वाक्य बनता है वहां वह क्या होता है, या तो प्रोबेबिलिटी को बताएगा या तो सर्टेनिटी को बताएगा। जब प्रोबेबिलिटी को बताएगा यानी अधिक संभावना को बताएगा तो उसका संबंध पास्ट टाइम से होगा। ये देखिए किससे होगा, पास्ट टाइम से। रिमार्क कर देता हूं, इन द पास्ट टाइम। बढ़िया से इसको समझ लीजिए। तो पहला जो स्ट्रक्चर है हमारा और दूसरा, ये किसको व्यक्त करेगा, प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम। प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए। इसका एग्जांपल मैं बता रहा हूं। ट्रेन जा रही होगी। ट्रेन, अब इसमें अनुशब्द नहीं है, ट्रेन अनुशब्द नहीं है, जा रही होगी। ओके, ठीक, पहला स्ट्रक्चर आ गया। अब ट्रेन जा रही होगी स्टेटमेंट तो मैं इस समय दे रहा हूं, बोले स्टेटमेंट मैं इस समय दे रहा हूं। कब की बात कर रहा हूं, स्टेटमेंट देने के पूर्व की बात कर रहा हूं। यानी मेरा एक अनुमान है, गेस है। प्रोबेबिलिटी एक प्रकार का गेस है, अनुमान है। यानी प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम। ट्रेन जा रही होगी तो जरूरी नहीं है कि मेरी बात सही हो, ध्यान दीजिएगा। तो आप किस वाक्य को बोलते हो कि ट्रेन जा रही होगी, लेकिन विचार नहीं करते हो कि ये किस टाइम में है। तो आज से ये सब चीजें सीख लीजिए आप, ठीक ना। ट्रेन जा रही होगी यानी मेरे कहने के पूर्व की बात है, स्टेटमेंट देने की पूर्व की बात है। यानी हम जो संभावना व्यक्त कर रहे हैं, यानी कहने के पूर्व ट्रेन जा रही होगी, तो प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम। अब चलिए, ट्रेन स्टेशन पर खड़ी होगी। इस बार में अनुशब्द दे दिया,
ट्रेन स्टेशन पर, देखिए स्ट्रक्चर देखिए, तो मैच अगर इस तरह से करके आप पढ़ते हो, हिंदी स्ट्रक्चर आता है तो इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ट्रेन स्टेशन पर खड़ा होना था, तो खड़ा होना में क्या है, धा तो हमारा खड़ा होना है, तो ख और उसमें जो बड़ी ई, खड़ी होगी। कितना बढ़िया है, ठीक है ना। तो ट्रेन स्टेशन पर खड़ी होगी, यानी कार्य जारी, आ ई के साथ कार्य जारी पढ़ते आ रहे हैं आप। खड़ी होगी, खड़ा होना, ठीक ना जी, कंटिन्यूटी को शो करता है। मैं खड़ा हूं, ये नहीं कि बैठा हुआ है और उठ रहा है, बोल रहा है कि मैं खड़ा हो रहा हूं, नहीं, मैं खड़ा हूं, तो खड़ा हो रहा। हाँ, आप कह सकते हो कि अब मैं खड़ा हो रहा हूं, पहले तो खड़ा हो ही नहीं पा रहा था, इस तरह का वाक्य बोल सकते हैं। तो खड़ा हो रहा हूं, वहां पर का जी कैपेसिटी, वो क्षणिक मोमेंट्री एक्शन को बताता है। अब ट्रेन खड़ी स्टेशन पर खड़ी होगी, यह मोमेंट्री एक्शन को नहीं बता रहा है, क्षणिक क्रिया को नहीं बता रहा है, कार्य को नहीं बता रहा है, बल्कि खड़ी होगी कंटिन्यूटी को बता रहा है। तो इस स्ट्रक्चर में आ गया, ठीक। अब जब इस स्ट्रक्चर में आ गया तो इसका भी संबंध क्या है, देखिए ट्रेन जा रही होगी, प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम, और ट्रेन स्टेशन पर खड़ी होगी, प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम, यानी दोनों का संबंध पास्ट टाइम से है। इस वक्ता जो स्टेटमेंट दे रहा है उसका संबंध किससे है, पास्ट टाइम से है, यानी कहने के पूर्व की बात कर रहा है। अब हम स्ट्रक्चर थर्ड और फोर्थ की बात करते हैं, तो थर्ड में आते हैं, देखिए यहां पर इसमें तीते। अब यहां पर क्या है, मैं अंग्रेजी, देखिए मैं अंग्रेजी पढ़ाता, ठीक है ना, इसमें रहेगा, रहेगी, रहेंगे तो दिए हैं, लेकिन देखो रहोगे नहीं दिए हैं, रहूंगा नहीं दिए हैं, तो इतना तो आपको देखिए इसमें तो नहीं आएगा, पास्ट टाइम वाले में नहीं आएगा, इसमें मैं जोड़ देता हूं, ठीक है। तो रहेगा, रहेगी, रहेंगे, इसमें मैं ऐड कर देता हूं, क्या भैया, रहूंगा कर देता हूं, क्या कर देता हूं, रहूंगा, दोनों में, और यहां भी रहूंगा कर देता हूं, क्योंकि इसमें आई भी जरूर आएगा, ठीक ना, इसलिए इसका लिखना जरूरी है, ठीक है। तो ये पैटर्न पर मैं यहां तक लिखा था, अब इसमें रहूंगा बढ़ा देता हूं, अगर मैं आएगा, अब तुम आएगा तो क्या हो जाएगा, रहोगे हो जाएगा, रहोगे, रहेंगे नहीं, तो वो एडिशनल चीज है सिंगुलर के लिए, ठीक ना। तो हम चाहे तो उसको भी बढ़ा दें, स्ट्रक्चर को इधर करना पड़ेगा, कहाँ करना पड़ेगा, और आगे। चलिए भाई, रहोगे भी कर दिया, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहूंगा, रहोगे कर दिया, रहोगे, यहां तक तो आ ही जाएगा, आ गया। स्पेस बचाने के चक्कर में मैं नहीं दिया था, ठीक ना, लेकिन आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अब बताइए, ये पढ़ गया, चलिए ऐसा क्यों किया, मैं के साथ इसका प्रयोग और तुम के साथ रहोगे का प्रयोग होगा, ओके। बाकी में देखिए, वह के साथ, वह मैस्कुलिन जेंडर के साथ रहेगा, वह में फेमिनिन जेंडर के साथ रहेगी, और वे के साथ रहेंगे, और हम के साथ रहेंगे, हैं, और तुम के साथ, चाहे तुम लोग या तुम सब के साथ रहोगे, तो सारा सब्जेक्ट आ गया, ओके। अब आगे की बात
बात मैं करता हूं, यहां पर मैं अंग्रेजी पढ़ा, मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहूंगा, मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहूंगा, यानी कल भी पढ़ा रहा था, आज भी पढ़ा रहा हूं और इन फ्यूचर पढ़ाता रहूंगा। तो बताइए ये बात गलत हो सकती है? नहीं, यानी मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं तो फ्यूचर टाइम में इस सर्टेनिटी को व्यक्त करेगा। मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहूंगा, क्या है देखिए यहां पर स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड थर्ड डिनोट प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम, वाइल जबकि स्ट्रक्चर थर्ड एंड स्ट्रक्चर फोर्थ डिनोट सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम। निश्चितता, प्रोबेबिलिटी का मतलब है आपका, यहां लिख देता हूं, अधिक संभावना। इसका अर्थ क्या है भैया, नोट कर लीजिएगा, अधिक संभावना, अधिक संभावना। अब चलिए इसका क्या अर्थ है, सर्टेनिटी, ठीक ना, इन द फ्यूचर टाइम। सर्टेनिटी का मतलब है निश्चितता, निश्चितता, निश्चितता यानी सुनिश्चितता। तो इसका हमने क्या बोला, मैं अंग्रेजी पढ़ाता लिख दिया रहूंगा। ओके, अब इसमें एडिशनल और आ सकता है, मैं सदैव अंग्रेजी पढ़ाता रहूंगा। ओके, अब हम फोर्थ की बात है, यहां देखिए धातु प्लस आई, देखिए ट्रेन, ठीक है ना, अभी अन्य शब्द में ट्रेन अभी स्टेशन पर, ठीक है ना, ट्रेन अभी स्टेशन पर। अगर यहां आते हैं तो क्या होगा, पास्ट टाइम में जाएंगे तो ट्रेन अभी स्टेशन पर खड़ी होगी, गेस इन द पास्ट टाइम। और ट्रेन अभी स्टेशन पर खड़ी रहेगी, ट्रेन अभी स्टेशन पर खड़ी रहेगी अर्थात खड़ी है और फ्यूचर में भी खड़ी रहेगी, यानी फ्यूचर इन द पास्ट टाइम। ओके, तो अब हिंदी का स्ट्रक्चर हमारे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो यहां पर ये क्या बताएगा, स्ट्रक्चर थर्ड और फोर्थ सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम। अब सवाल है इसका, तो इसकी चर्चा तो हम करते आए हैं पहले से, फिर भी दोबारा कर देते हैं। क्या करते हैं भैया, इतनी बात हम मिटा देते हैं, ठीक ना, नीचे की नोट कर चुके होंगे, मैं तो हटता रहता हूं हमेशा, ठीक है ना। तो चलिए पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में फ्यूचर ही ऐसा एक टेंस है, सॉरी, फ्यूचर ही एक ऐसा टेंस है जिसमें दो प्रकार के वाक्य किसी भी काइंड में बनते हैं, जबकि और टेंस में सारे काइंड में ही बनते हैं। एक जगह में पढ़ाते समय कुल टोटल 6 बोल गया था, 7 होना चाहिए हमारे ख्याल से, जोड़िए गिनिए। फ्यूचर इनफिनिटिव सेंटेंस कहाँ कहाँ बनता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, ठीक, 2 हो गए। और फ्यूचर में कुल कितने काइंड्स होते हैं, 5, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो 5 2 7,
कुल 7 टेंसेस में इम्पेरेटिव सेंटेंस का निर्माण होता है, यानी फ्यूचर टेंस के किसी भी काइंड में होता है। तो फ्यूचर टेंस के किसी भी काइंड में 2 प्रकार के वाक्य बनते हैं, एक ऑर्डिनरी सेंटेंस और एक इम्फैटिक सेंटेंस। तो इम्फैटिक सेंटेंस का मतलब कि दृढ़ता सूचक वाक्य, और कोई सेंटेंस दृढ़ता सूचक कब होता है, जब उससे ऑर्डर का भाव व्यक्त होता है, कमांड का भाव व्यक्त होता है, थ्रेट का, वार्निंग का, ठीक ना, प्रॉमिस का। चर्चा इसके पहले भी हुई है, फ्यूचर टेंस खोलिएगा मिल जाएगा, ठीक ना, और फ्यूचर इंडेफिनिट खोलिएगा मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी 2 प्रकार के वाक्य बनेंगे। तो पहला जो है, हम यहाँ पर 2 सेंटेंस देखिए, बताता हूं आपको। सेंटेंस ऑर्डिनरी बनेगा, पहला सेंटेंस फ्यूचर टेंस की बात कर रहा हूं, और किसी भी फ्यूचर टेंस में नियम लागू होगा जो बताने जा रहा हूं। तो पहला जो सेंटेंस है हमारा ऑर्डिनरी सेंटेंस हुआ, ऑर्डिनरी सेंटेंस, ठीक। अब इस ऑर्डरली सेंटेंस में किसी प्रकार का न प्रॉमिस होगा, न ऑर्डर होगा, न कमांड होगा, न थ्रेट होगा, न वार्निंग होगा, ठीक। तो ये ऑर्डरली सेंटेंस होगा। तो जब ऑर्डरली सेंटेंस होता है, मैं हिंट कर दे रहा हूं आपको, तो जो स्ट्रक्चर बनता है फ्यूचर टेंस के किसी भी काइंड में, ठीक ना, किसी भी काइंड में यह नियम लागू होगा, तो यहां भी लागू होगा। तो 2 स्ट्रक्चर बनते हैं, इसमें 2 स्ट्रक्चर बनते हैं। पहला जो स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ पर देखिए, सीधा हम लिखते हैं। जो पहला स्ट्रक्चर बनता है आई, ठीक ना, और वी प्लस शायद का हम, यानी शायद तो लगेगा ही लगेगा, फ्यूचर टेंस है तब भी शायद, फ्यूचर कंटिन्यूअस है तब भी, फ्यूचर इंडेफिनिट है तब भी, फ्यूचर परफेक्ट है तब भी, फ्यूचर परफेक्ट काइंड, अरे कोई भी काइंड हो, तो यहाँ तक तो लगने लगना है। अब इसके बाद चाहे जो टेंस फ्यूचर टेंस का चाहे जो काइंड बना लीजिए, तो ये लगने लगना है। अब इसमें जो दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है एआरएस, क्या होता है, एआरएस। आज का क्लास तो हमारे सब गजब होते हैं, ठीक ना, आप कहो या ना कहो मुझे पता है, ठीक। आप पढ़ो या ना पढ़ो इसकी भी परवाह नहीं मैं करता हूँ। तारीफ करो या ना करो, कमेंट करो ना करो, लाइक करो या ना करो, सब्सक्राइब करो या ना करो, मेरा जो फर्ज है, मेरा जो धर्म है टीचर का, मैं कर रहा हूँ, करता रहूँगा, करता रहूँगा। देखो मैं करता रहूँगा, प्रॉमिस कर दिया, प्रॉमिस कर दिया। क्या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस बोल गया, क्या जी, मैं अपना फर्ज पूरा करता रहूँगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में किसको भी व्यक्त कर रहा है, या इम्पेरेटिव सेंटेंस बन गया। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस किसमें, सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप बोलते तो जरूर हो, लेकिन मुझे हंसी आ रही है, कितने लोग जानते हैं भाषा विज्ञान, बातें तो बड़ी करते हैं। यहाँ यूट्यूब पर मिलियन में सब्सक्राइबर्स हैं, वीडियो उठाओ यार, चैलेंज करता हूँ, वीडियो उठाओ, प्लेलिस्ट खोलो, देखो सीक्वेंस है, मैं देख चुका हूँ, नाम नहीं लूँगा, देख लो, चैलेंज करता हूँ, कंपेयर कर लो, उसके बाद तो पढ़ लेना मेरे चैनल से। तो प्लेलिस्ट खोलोगे ना तो उसमें कुछ मिलेगा नहीं, उल्टा पुल्टा जो मन में आता है बना देते हैं। तो क्या है, ये सब के सब वीडियो मेकर हैं, कमाने के लिए धंधा शुरू किए हैं, लेकिन मैं वीडियो मेकर नहीं। कान खोल के सुन लीजिए। तो ARS का मतलब आर रिमेनिंग सब्जेक्ट्स, यानी आई भी को छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे, और इस स्ट्रक्चर का प्रयोग फ्यूचर टेंस के किसी भी काइंड में कर लीजिए, किसी भी। अब चलिए, जो सेकेंड काइंड होगा सेंटेंस फ्यूचर टेंस में, और इम्पेरेटिव होगा। क्या होगा, इम्पेरेटिव होगा, ठीक है ना, इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा।
इंपेरेटिव सेंटेंस होगा भैया, तो इसमें भी दो स्ट्रक्चर बनेंगे। फर्क यही पड़ेगा कि इसका उल्टा हो जाएगा, शैल की जगह विल और विल की जगह शैल। कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बात आपको समझनी चाहिए। यहाँ पर विल हो जाएगा डॉट डॉट डॉट। फ्यूचर टेंस के किसी भी काइंड में 5 काइंड होते हैं, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक ना। तो काइंड्स ऑफ टेंस का चैप्टर पढ़ लीजिए, ठीक। और चाहते हो कि साथ एक वीडियो से पढ़ ले, सिलेक्शन हो जाए, तो साथ जन्म लेना पड़ेगा, नहीं होगा। साथ जन्म लेना पड़ेगा, नहीं होगा। है ना, इंग्लिश तुम्हें आएगी, पढ़ना पड़ेगा। कहाँ? सीक्वेंस में। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ARS के साथ शैल का प्रयोग हो गया। किसका प्रयोग हो गया? शैल का प्रयोग हो गया। तो आप कॉमन शिक्षा में दे दिया हूँ, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस बी। तो जैसे इसके बाद बी जोड़ोगे किसी भी स्ट्रक्चर में, बी जैसे जोड़ोगे तो आईएनजी फॉर्म आ गया, क्या बन गया? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। कुछ समझ में? अगर आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते, ध्यान दो, पूरा हम फ्यूचर टेंस से यहाँ पढ़ा कर दे रहे हैं। इसके साथ अगर बी का प्रयोग कर देते हो तो फ्यूचर टेंस में वह लिंक, बी के बाद अदर वर्ड्स लिख देते हो तो फ्यूचर टेंस में वह लिंकिंग वर्ब का कार्य करेगा, तो फ्यूचर टेंस कहलाएगा। हैव का प्रयोग कर देते हो तो हैव लिंकिंग वर्ब का कार्य करेगा, समझे कि नहीं? तो फ्यूचर टेंस कहलाएगा। अब चलो, इसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यूज कर देते हो, फर्स्ट फॉर्म गो कर देते हो, कम कर देते हो, तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ बी प्लस आईएनजी फॉर्म कर देते हो तो कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। इसके बाद ध्यान देना, हैव कर देते हो, इसके बाद शैल के बाद किसी में लिख दो, यानी सेकेंड हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग कर देते हो, क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज करते हो तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन जाएगा। अब उसी में हैव के बाद तीसरा हेल्पिंग वर्ब बीन लगा देते हो और बीन के बाद क्रिया का इंग फॉर्म लगा देते हो तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बन जाएगा। तो कितना इजी है। सिस्टम में अगर आप आ जाते हो तो कुछ है नहीं, लेकिन क्या होता है कि एक वीडियो खोल करके चाहते हो पूरी इंग्लिश आ जाए, हैं? तो बताओ 27-28 साल से हम लोग स्टडी कर रहे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, गलती से हम निकल जाता है शब्द से, हैं? मैं अकेला अपना, ठीक है। तो क्या है कि हिंदी भाषियों का आदत बन गई है हम कहने की, हम नहीं यार, मैं, हम क्या होता है, सिंगुलर नहीं होता, प्लूरल होता है, लेकिन आदत बिगड़ी हुई है, उससे भी बोला जाता है, ठीक ना, नहीं बोलना चाहिए मैं, ठीक ना। तो ये हो गया। अब मैं एग्जाम्पल पर आता हूँ सीधा। तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया और नहीं समझ में आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है ना। कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हो, लेकिन संबंधित क्वेश्चन करो। वीडियो कुछ और होती है, क्वेश्चन कुछ और होता है कहीं से, तो मुश्किल होता है, समय इतना नहीं मेरे पास, ठीक ना। चलते हैं भैया। इंपेरेटिव सेंटेंस और ये सेंटेंस समझ गए, तो अब सेंटेंस को आपको पकड़ना होगा कि यार इंपेरेटिव है कि ऑर्डिनरी है। तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। आज टाइम दे दो तो कल इजी हो जाएगा। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सब इजी हो जाएगा। देखो ट्रेन जा रही होगी, सबसे पहले आपको करना क्या है, स्ट्रक्चर पकड़ना है। तो हिंदी वाला मैं नहीं मिटाया, ट्रेन जा रही होगी, देखिए ये स्ट्रक्चर फर्स्ट है, ट्रेन जा
सब पर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। तो 4 स्ट्रक्चर ऐसे हो गए और ऑर्डनरी और एम्फैटिक मिला करके 8-10 एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ट्रेन, इसमें अन्य शब्द नहीं है। ट्रेन जा रही हो, अगर ट्रेन दिल्ली जा रही होगी, ट्रेन आगरा जा रही होगी, तो अन्य शब्द आ गया। तो कहीं कहीं एब्सेंट भी तो रहेगा, कोई जरूरी थोड़ा है। ये तो फुल फॉर्म, स्ट्रक्चर का फुल फॉर्म दिया गया, कंस्ट्रक्शन जो दिया गया सेंटेंस का, कंस्ट्रक्शन का मतलब जो निर्माण किया गया है, निर्माण, कंस्ट्रक्शन का मतलब निर्माण, और स्ट्रक्चर का मतलब संरचना। तो जो यहाँ पर संरचना दी गई है, फुल फॉर्म में दी गई है। तो यहाँ पर अन्य शब्द नहीं है। ट्रेन जा रही हो, क्या है, प्रोबेबिलिटी इज द पास्ट। ओके, अब सेंटेंस आर्मी है कि कमांड इम्फेटिक है, तो इम्फेटिक ये नहीं है, क्योंकि इससे ना ऑर्डर का पता चल रहा है, ना कमांड का, ना थ्रेड का, ना वार्निंग का, ना प्रॉमिस का, कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर फर्स्ट में है, ट्रांसलेशन क्या हो गया, सिंपली क्या दी, ट्रेन एआरएस में आएगा और रिमेनिंग सब्जेक्ट में, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर इक्वल करके द ट्रेन विल बी गोइंग। ये देखिए, अब इंग्लिश से आप मैच करो, कुछ है कुछ नहीं है, मेहनत करो, द ट्रेन विल बी गोइंग। ओके, अब चले अगला सेंटेंस में ले रहा हूं, ट्रेन स्टेशन पर खड़ी होगी, खड़ी होगी, ध्यान देना, खड़ी होगी, वो खड़ी नहीं कि आ रही है, खड़ी होगी, खड़ी होगी, खड़े हैं, खड़ा होना कंटिन्यूटी को शो करता है, ठीक ना। तो अब यहाँ पर पहले से खड़ी होगी, तो इसका मतलब कहाँ हम पहुंच गए भैया, ट्रेन स्टेशन पर खड़ी होगी, पहुंच जाएंगे एक सेकेंड में। तो अब यहाँ पर आप स्ट्रक्चर सेकेंड लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, सेकेंड। ठीक है, अब इक्वल करके ट्रांसलेशन कर लीजिए, ट्रेन स्टेशन पर खड़ी होगी, तो देखिए अन्य शब्द आया है स्टेशन पर, आया है ना, इसमें ट्रांसलेशन कर लीजिए। ऑर्डर सेंटेंस है, एम्फैटिक नहीं है, नो वार्निंग, नो थ्रेट, नो कमांड, नो ऑर्डर, नो प्रॉमिस, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, द ट्रेन विल बी, ध्यान दीजिएगा, खड़ा होने का स्टैंडिंग, क्या विल बी स्टैंडिंग ऑन द स्टेशन नहीं होगा, अगर प्लेटफॉर्म है तो ऑन द प्लेटफॉर्म होगा, और स्टेशन है तो एट का प्रयोग आप करेंगे, क्योंकि स्टेशन बहुत बड़ा होता है। अब स्टेशन बड़ा है, किस प्लेटफॉर्म पर खड़ी है ये नहीं पता है, इसलिए एट का प्रयोग होगा। तो प्रीपोजिशन का भी चैप्टर मेरा बहुत जबरदस्त होगा, जब भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है, आप एट का प्रयोग कर दोगे, एट द स्टेशन का प्रयोग, ये देख लीजिए, अदर वर्ड्स में कम्प्लीमेंट आ रहा है, ठीक ना। अब चलिए, अब हम यहाँ आते हैं थर्ड पर, ठीक ना। थर्ड पर पहले ऑर्डिनरी सेंटेंस का एग्जांपल लीजिए, ये सब क्या है भैया, सेंटेंस ऑर्डिनरी है, ठीक ना। अगर सेंटेंस इम्फैटिक होगा तो हम इम्फैटिक लिख देंगे, और अगर इम्फैटिक नहीं है तो ऑर्डिनरी लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो सेंटेंस अगर इम्फैटिक होगा तो इम्फैटिक लिख दिया जाएगा, और जब इम्फैटिक नहीं है, नहीं लिखा गया, इसका मतलब सेंटेंस क्या है भैया, ऑर्डिनरी है, सीधा सीधा बात। तो अब यहाँ पर हम इस स्ट्रक्चर पर आते हैं, देखिए
तुम्हारी मदद करता रहूंगा। ध्यान दीजिएगा, मैं तुम्हारी, तो पहले तो स्ट्रक्चर मिलाना है। देखिए यहां पर मैं, देख रहे हैं ना, क्या जी, मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा, स्ट्रक्चर थर्ड। तो सबसे पहले तो आप स्ट्रक्चर लिखिए, ठीक है ना, स्ट्रक्चर हमने थर्ड लिख दिया। अब देखिए कि ऑर्डरली है कि इम्पेरेटिव, तो इसमें प्रॉमिस का भाव छिपा है। मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा यानी वादा कर रहा हूं, वादा, तो इसमें ये प्रॉमिस है। तो जब प्रॉमिस है भैया तो यूं लिख लीजिए प्रॉमिस, ठीक। जब प्रॉमिस का भाव हो गया तो सेंटेंस हो गया इम्पेरेटिव। क्या हो गया? इम्पेरेटिव। क्या हो गया? इम्पेरेटिव, ठीक ना, इम्पेरेटिव सेंटेंस। देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी दृढ़ता सूचक वाक्य। तो अब दृढ़ता सूचक वाक्य हो गया, तो इसका जो ट्रांसलेशन है करेंगे आप, तो आई के साथ शायद का प्रयोग नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा। तो उधर जगह नहीं है, यहाँ पे ट्रांसलेट कर देता, ठीक ना। तो ये देखिए आई विल हो जाएगा, आई विल बी, उसके बाद हेल्पिंग हो जाएगा, ठीक, हेल्पिंग, उसके बाद यू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स के स्थान पर ऑब्जेक्ट आया है, तो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ये सारी चीजें डन हो गई है। तो ये नहीं संभव है कि मैं हर टेंस में, हर वाक्य में ये सारी चीजें बताऊं, ठीक ना। आपको समझ में आता है तो पढ़िए, नहीं आता है तो मत पढ़िए, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा क्लास लेने के लिए, मेरे चैनल को पढ़ने के लिए और अच्छी अंग्रेजी जानने के लिए आपको शुरू से अंत तक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है बिल्कुल ऑफलाइन सिस्टम है, सिखाने वाला, ठीक है ना, झुंझुना देने वाला नहीं है, ठीक, वीडियो मेकर नहीं हूँ, बार बार नहीं कहूँगा। तो आई विल बी हेल्पिंग यू, मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा। बोलिए क्या है? प्रॉमिस है, सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम, यानी निश्चित रूप से करता रहूंगा, ये भाव है, प्रोबेबिलिटी नहीं है। अब चलिए, अब इस स्ट्रक्चर की मैं बात कर, तो इसमें ऑर्डरली इम्पेरेटिव कुछ भी आ सकता है, आपको पकड़ना पड़ेगा। तो ये दो हमने ऑर्डरली दे दिया, तो ऑर्डरली सेंटेंस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इम्पेरेटिव जैसे आता है आप उसको पहचानो और लिखो, तभी आप शायद की जगह भी की जगह से लगा सकते हो, नहीं दिक्कत हो जाएगी, ठीक ना। अब चलिए अगला संडे, तो थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा ना भैया, मिटा दे। अब समाप्ति की ओर चल रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करना मेरा उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अच्छा पढ़ाना होता है। आप देखिए इस स्ट्रक्चर में आता हूं मैं, एग्जांपल आपको समझाता हूं। वह अभी सोई रहेगी, वह अभी सोई रहेगी, वाक्य को उठाइए स्ट्रक्चर में फिट कर दीजिए। हिंदी का स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी होता है। देखता हूँ कि जितने वीडियो मेकर हैं हिंदी का स्ट्रक्चर देते ही नहीं है, वाक्य बोलते हैं और ट्रांसलेट कर देते हैं। वो भैया रटने वाला सिस्टम हो जाएगा, सीखने वाला नहीं, तो आप मिस कर जाओगे। तो आप क्या करो कि उठाओ, वह करता हो गया, अभी अनुशब्द हो गया, लेकिन यहाँ का अनुशब्द खास है, ठीक है ना, या लास्ट में नहीं जाएगा, ये लास्ट में नहीं जाएगा। ये क्या है भैया? एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग मैं अभी आपको बताता हूँ कहाँ होता है,
ठीक ना। अब सोई रहेगी, ये देखिए सोई रहेगी, वह अभी सोई रहेगी। बताओ सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम है कि नहीं, है ना। और आर्मी सेंटेंस है, कोई वादा नहीं, कोई ऑर्डर नहीं, कोई वार्निंग नहीं। अब स्ट्रक्चर हमको, स्ट्रक्चर कौन सा मिल गया, फोर्थ मिल गया, ठीक है ना, फोर्थ मिल गया। अब इसका जब ट्रांसलेशन करोगे तो यहाँ पर आप शी का प्रयोग कर दिए, बोलो, उसके बाद विल का प्रयोग कर दोगे, ठीक ना। अब अभी जो है एडवर्ब ऑफ, है भैया, एडवर्ब ऑफ टाइम, अभी सोई रहेगी। इसका मतलब वो पहले से सो रही है, आगे भी सोना जारी रहेगा। तो इसकी इंग्लिश होती है स्टिल। स्टिल कंटिन्यूटी को बताता है, स्टिल कंटिन्यूटी को। तो स्टिल का प्रयोग फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद कर दोगे, यहाँ पर कहाँ कर दोगे, यहाँ पर करोगे, ये अंत में नहीं जाएगा, भले ही अन्य शब्द में आएगा, क्योंकि ये मॉडिफायर है। मॉडिफायर का मतलब एडवर्ब है, एडवर्ब का क्या मतलब, क्रिया को मॉडिफाई कर रहा है, तो लास्ट में नहीं जाएगा। तो यहाँ पर इसका स्थान बनेगा शी विल स्टिल बी स्लीपिंग, ध्यान देना, स्लीपिंग, ठीक है ना। शी विल स्टिल बी स्लीपिंग, वह अभी सोई रहेगी, ध्यान देना, वह अभी सोई रहेगी। अब दूसरी, हाँ, ये रिटर्न क्या है, ये रिटर्न इंग्लिश है, ये क्या है आपका, रिटर्न इंग्लिश है। एक नई चीज और बता देता हूं भैया, मेरे पास जो कुछ है मैं आपको सब दे दूंगा, बचा के क्या करूंगा, मरने के बाद समाप्त हो जाएगा। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मरने के पहले सारा ग्रामर यूट्यूब पर अपलोड कर दूं, ताकि आगे आने वाली जनरेशन को फ्री इंग्लिश मिले और वो याद करे और मेरा नाम चलता रहे। मेरा बस एक ही उद्देश्य है, नेम एंड फेम, ठीक ना भैया। पैसा कोई लाद कर ले जाता है, मरने के बाद 3.5 हाथ जमीन की जरूरत होती है, या तो जलाने के लिए या तो दफनाने के लिए। तो क्यों परेशान हो यार, जरूरत ज़्यादा ना परेशान हुआ करो। और भाग्य से ज़्यादा नहीं और समय से पूर्व नहीं। कुछ लोग जो है देख रहे हो कि 2-3 साल में कोरोना काल में स्टार्ट किया यूट्यूब और करोड़ों में खिलने लगे, तो उनका अपना नसीब है। तो किसी दूसरे को देख करके आप अपनी नसीब को मत कोसिए, जो ईश्वर आपको दे रहे हैं बस उसी से संतोष करिए। बस ईश्वर से एक चीज मांगिए कि हे ईश्वर मुझे स्वस्थ रखो और 2 जून की रोटी की व्यवस्था किए रहो, ठीक ना। तो स्वास्थ्य सबसे ऊपर है। अब करोड़पति तो बन गए आप हैं, टाटा बिरला अंबानी बन गए, लेकिन किडनी फेल हो गई, फेफड़ा फेल हो गया, तो क्या मतलब निकला, ठीक ना भैया। तो बस देखो हम हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं, बहुत मस्तमौला टीचर है, ठीक ना। तो इस तरह की बात होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये रिटेन इंग्लिश है। अब यहाँ पर नई चीज मैं क्या बताने जा रहा हूँ उसको देखो, ठीक ना। नई चीज यह है कि अगर इस स्टील का प्रयोग हम शुरू में यहाँ कर दें और करके स्टील, क्योंकि आपको ऐसा मिलेगा तो आपको आप कहोगे अरे आपकी सर में गलत पड़ा है, तुरंत तोड़ जाओगे, अंदर की बात जानोगे नहीं। इसलिए उससे बचने के लिए मैं बता दे रहा हूँ जल्दीबाजी ना करना, गलत पढ़ाता हूँ, गलत नहीं हो सकता है, ठीक ना। हाँ, लिखने उठने में कहीं स्पेलिंग वाला मिस्टेक हो गया उसको मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, ठीक ना भैया। तो भगवान नहीं हो, अब भगवान तो केवल एक मानना है कि भगवान होता है, भगवान को कोई देखा है, कौन देखा, कोई नहीं, लेकिन अनुभूति होती है, ठीक है ना। मानना चाहिए कि भगवान होता है, आस्तिक रहना चाहिए, नास्तिक नहीं, ठीक है ना। तो शी स्टिल
विल का बी स्लीपी। ध्यान दीजिएगा, रोचक जानकारी, ठीक ना। अब यह स्पोकन इंग्लिश होता है। क्या होता है? स्पोकन इंग्लिश। तो इस यह किस संदर्भ में बताया? स्टील के प्रयोग के संदर्भ में बताया। अगर स्टील का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर सेकेंड हेल्पिंग वर्ब, ध्यान देना, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है, सेकेंड हेल्पिंग वर्ब। तो विल और बी के बीच यानी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है तो रिटेन इंग्लिश है। ओके। और सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर ये सब्जेक्ट है तो वह स्पोकन इंग्लिश है। बोल चाल में तो चल जाएगा लेकिन रिटेन में नहीं चलेगा, ठीक ना। तो अब कहीं मिलेगा तो मुझे गलत मत ठहराना। अब एक वाक और देकर बंद कर देता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा और वक्त दीजिए। देखो, वह अभी सोई रहेगी। इस सेंटेंस को मैं मॉडिफाई करता हूँ। वह अभी सोती रहेगी। ध्यान दीजिएगा, वह अभी सोई रहेगी। वह अभी सोई रहेगी, इट मीन्स पहले से सो रही है, ठीक। यहाँ देखिए, वह अभी सोती रहेगी, इसका भी मतलब कि पहले से सो रही है। तो दोनों वाक्यों में क्या फर्क है? दोनों वाक्यों में कोई फर्क है? तो इसका मतलब ये किसी चक्कर में गया, बोलो, वह अभी सोती कहाँ गया? रहेगी। स्ट्रक्चर थर्ड में गया। कहाँ गया? तो ये स्ट्रक्चर थर्ड हो गया, ठीक है, थर्ड में गया। वह अभी सोई रहेगी का वही भाव है जो वह अभी सोती रहेगी का भाव है। इसका मतलब इसकी भी इंग्लिश सेम हो गई। यहाँ से इसको मिटा दिया, कट कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ से मिटा दिया तो इसकी भी इंग्लिश सेम हो गई, ट्रांसलेशन सेम हो गया, कोई अंतर नहीं, वह अभी सोती रहेगी। तो हमारे ख्याल से बहुत मजा आया होगा, ठीक ना। बीच बीच में देखो भाई व्यवधान आ जाता है, इंसान है, समाज से जुड़ा है, तमाम दिक्कतें आती हैं तो व्यवधान आ जाता है, स्वास्थ्य भी कभी गड़बड़ हो जाता है तो इसलिए ब्रेक हो जाता है, ठीक ना। मेरा शौक नहीं है कि मैं ब्रेक करूं, मेरा तो शौक है कि कंटिन्यू जल्दी से वीडियो सब पूरा इंग्लिश ग्रामर डाल दूँ। तो इसमें कुछ लोग सब्सक्राइब कर देते हैं घबरा करके, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं आपके हिसाब से थोड़े चलूँगा, मैं अपने लाइफ के हिसाब से चलूँगा, अपने स्वास्थ्य के हिसाब से चलूँगा, अपने घर परिवार के हिसाब से चलूँगा, क्योंकि ये मेरा पार्ट टाइम काम है। इससे ना पैसा भी आ रहा है और ना मैं इस उम्मीद से पढ़ाता हूँ कि आएगा। हाँ, काम किया रहूँगा, आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो भी अच्छी बात है। लालच में नहीं पढ़ा रहा, आ गया पैसा आने लगेगा तो बढ़िया है यार, बुढ़ापे की लाठी हो जाएगी। बुढ़ापे में समझो, मैं समझूंगा कि मैं वर्क किया था, नहीं नौकरी किया, ये मेरा पेंशन है कि नहीं, ये मेरा पेंशन है, यही समझूंगा। सब लोग नौकरी करके पेंशन उठाते हैं या नौकरी करके पैसा जमा करके फिर वही खाते हैं। हम लोग तो प्राइवेट वाले हैं। अब मेरा जुर्म था, कोचिंग में उतर गया, नहीं तो नौकरी तो मैं करता रहता, क्योंकि मुझे किसी का नौकर बनने के लिए मेरी आत्मा गवाही नहीं देती है, ठीक ना भैया। नौकर नहीं मुझे बनना, यही इसीलिए मैं लिफाफे से एक फॉर्म नहीं निकाल के भरा हूँ नौकरी के लिए। मैं बता दे रहा हूँ, मैंने शिक्षा ग्रहण किया, एजुकेशन, अब ज्ञान बढ़ाने के लिए, ज्ञान के लिए और उसे बांटने के लिए। तो अगले क्लास तक के लिए का इंतज़ार करिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।